नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें मेनिया और डिप्रेशन आते हैं। इसके 20 हाई हील्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नोट सेट 11 और आरआरबी के लिए सिनेरियो बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्लाइंट विथ अक्यूट मेनिया हैड नॉट स्लेप्ट फॉर 72 hours. The client is pacing, talking rapidly and attempting to hug other patient. Which nursing action is the priority? मतलब एक मेनिया से ग्रसित एक पेशेंट है जो पिछले 72 घंटे से सोया नहीं है। वह लगातार इधर उधर घूम रहा है और अन्य मरीजों को बार बार गले लगाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें नर्सिंग की फर्स्ट जो नर्स है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? टीच रिलैक्सेशन टेक्निक्स, उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स बता दी अपन को। पहला ऑप्शन तो ये है। फिर आगे दूसरा ऑप्शन देखते हैं, प्लेस द क्लाइंट ऑन सुसाइड प्रिकॉशंस। सुसाइड प्रिकॉशंस पे मतलब अभी वो सुसाइडल थॉट्स वगैरह है नहीं, कोई सुसाइडल प्रिकॉशन बात नहीं कर रहा है। तो इस ऑप्शन को अपन कट करेंगे कि सुसाइडल प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी पेशेंट इस चीज सुसाइडल थॉट्स के साथ में नहीं है। रिड्यूस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एंड रीडायरेक्ट बिहेवियर, पर्सन का जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है उसको रिड्यूस करेंगे और उसके रिडायरेक्ट बिहेवियर को रिडायरेक्शन देंगे, मतलब उसको दूसरे मोमेंट में या दूसरे जो कोई भी वर्क है उसके अंदर उसको डालेंगे। दूसरा, इनक्रेज पार्टिसिपेशन इन ग्रुप थेरेपी। अगर किसी मेनिया वाले पेशेंट को अपन ने ग्रुप थेरेपी के अंदर रखते हैं तो इसके लिए वो ज़्यादा स्टिमुलेशन का काम भी कर सकती है। उसको ग्रुप थेरेपी में लेना एक उचित कारण नहीं रहेगा। फिर टीच रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स बढ़ाने से बच्चा है कि अपन उसके लिए जो एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलाई है उसको रिड्यूस करेंगे और उसको सही एनवायरनमेंट प्रदान करेंगे जिसकी वजह से वह जो भी पेसिंग और टॉकिंग रैपिडली कर रहा है उसके अंदर उसमें डिक्रीज होगा और वो थोड़ी ठीक रहेगा। फिर यही इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर नंबर सी सही है। फिर है कि अक्यूट मेनिया रिक्वायर्स इमीडिएट रिडक्शन ऑफ स्टिमुलेशन। अक्यूट मेनिया का पेशेंट है, स्टिमुलेशन अपन को कम करना पड़ेगा और उसके बिहेवियर कंट्रोल के लिए अपन उसको दूसरा कोई वो कर देंगे, रिडायरेक्ट बिहेवियर करेंगे। कोई वर्क वगैरह दे सकते हैं छोटा जिससे उसको वो हो तो उसका ये करवा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलेक्ट ऑल द अबव। ये वाला क्वेश्चन है, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। जो भी होते हैं उसमें से ये साटा वाले क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट रिसीविंग लिथियम कार्बोनेट। जो लिथियम थेरेपी चल रही है उसको मतलब मेनिया का पेशेंट है। विच फाइंडिंग सजेस्ट लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम टॉक्सिसिटी कौन सी जो फाइंडिंग मतलब की है, जो सिम्टम्स हैं उनसे अपन को पता लगेगा कि इसको लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई है। तो पहला है कोरस ट्रेमर, दूसरा है सीवियर डायरिया। तो लिथियम टॉक्सिसिटी में कोरस ट्रेमर भी होते हैं, सीवियर डायरिया भी होता है, स्लड स्पीच भी होता है। उसको स्लड स्पीच भी होगा, डायरिया भी होगा, ये होगा। अब पोलीयूरिया, अभी यानी अटेक्सिया भी उसको होता है। इसके साथ जो पोलीयूरिया है इसका एक कॉमन इफेक्ट है। जो भी कोई लिथियम थेरेपी लेता है उसके लिए कॉमन इफेक्ट होता है, वो लीवर वगैरह में चेंजेस या कॉन्स्टिपेशन वगैरह, ये जो एब्डोमिनल चेंजेस होते हैं कुछ, वो नॉर्मली कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, कॉमन इफेक्ट होते हैं। लिथियम टॉक्सिसिटी का ये एक फाइंडिंग्स नहीं है, इसलिए अपन ने ऑप्शन सिलेक्ट किया ए, बी, सी और ई। तो इसका राइट आंसर अपना रहेगा ए, बी, सी और ई। ठीक है, अपन आंसर देते ए, बी, सी, ई। लिथियम टॉक्सिसिटी प्रेजेंट विथ कोरस ट्रेमर, वोमिटिंग, डायरिया, स्लड स्पीच, कंफ्यूजन, अटेक्सिया और सीजर्स के साथ होता है। पोलीयूरिया इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है, ना कि टॉक्सिसिटी है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है कि ए मैनिक क्लाइंट स्टेट्स, क्या बोलता है वो, आई एम ओपनिंग 50 हॉस्पिटल्स नेक्स्ट वीक। मैं अगले वीक है जो 50 हॉस्पिटल खोलने वाला हूँ। आई डोंट नीड स्लीप बिकॉज आई एम चूजन बाई गॉड। मुझे गॉड ने चुना और मुझे सोने की जरूरत नहीं है। विच सिम्टम इज डेमोन्स्ट्रेटेड, मतलब आइडिया और रेफरेंसेज। उसके अंदर आइडिया और रेफरेंसेज, अगर रेफरेंसेज का तो वो आइडिया देता है कि अगर किसी ने मेरे को ये करने के लिए बोला है या उसके लिए कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, तो वो रेफरेंसेज में हो गया। ग्रांडियोज डिल्यूजन है उसको, ग्रांडियोज डिल्यूजन उसको है सही। ग्रांडियोज डिल्यूजन है कि वो अपने आप में एक है जो अपने आप को वो मान रहा है बहुत शक्तिशाली
बहुत है जिसको महान आदमी मानता है, इसके लिए ग्रेट मानता है, इसके लिए थॉट ब्लॉकिंग होता तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा बोलता भी नहीं। तो थॉट ब्लॉकिंग ने न्यूलिज्म मतलब न्यू वर्ड का निर्माण करना, वो न्यूलिज्म हो गया। तो इसके अंदर जो होगा वो होगा ग्रांडियोज डिल्यूजन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रांडियोज डिल्यूजन हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं कि अनरियलिस्टिक बिलीफ ऑफ पावर वेल्थ एंड इम्पोर्टेंट इंडिकेट ग्रांडियोज, मतलब कि वो करता है जिससे उसको अपना आपको खुद को महान समझता, वो समझता वो हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मील शुड द नर्स प्रोवाइड फॉर ए सीवियरली मैनिक क्लाइंट। जो सीवियरली मैनिक क्लाइंट होता है उसके लिए नर्स इनमें से कौन सा खाना उसको देगी। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं पहला, सबसे पहले सैलेड विथ सूप रिक्वायरिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं उसके साथ में उसको ये देगी, मतलब कि सलाद और सूप देगी। इसके अलावा क्या है कि फिंगर सैंडविच और चीज, योगर्ट, बनाना, जूस। ठीक है, तो फिर आ गया कि लार्ज बफेट मील और लो कैलोरी डाइट। तो इसमें देखते हैं अपन कि लो कैलोरी डाइट क्या रहता है, मेनिया का पेशेंट बहुत ज़्यादा इंपल्सिव रहता है, तो वो ज़्यादा देर तक ना तो बैठ के खाना खा पाता है, ज़्यादा देर तक ना बैठ के वो इसको कुछ करेगा, बैठेगा, वो करेगा, तो बहुत ज़्यादा इंपल्सिव रहती है। तो उसको हाई कैलोरी डाइट की जरूरत होती है। बेसिकली उसको हाई कैलोरी डाइट चाहिए कि बहुत ज़्यादा कैलोरी वगैरह चाहिए उसको, ताकि वो एक जगह बैठे, मतलब कि जब वो ज़्यादा टॉकिंग करे, वॉकिंग करे, ऐसा करे तो उसको एनर्जी मिलता रहे, जिसकी वजह से उसमें कोई डिहाइड्रेशन या ज़्यादा भूखे रहने की वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं हो। इसके लिए अपन उसको क्या करेंगे कि उसको ये हाई कैलोरी डाइट देंगे। तो फिंगर सैंडविच, चीज, योगर्ट, बनाना, जूस वगैरह ऐसी चीज देंगे जिसको वो खाएगा, वो करेगा। तो इसमें सैलेड वगैरह और वही सूप वगैरह देंगे तो वो लो कैलोरी डाइट रहेगी, इतना ज़्यादा लो कैलोरी डाइट वैसे नहीं देंगे। लार्ज बफेट मील वगैरह देंगे तो वो पूरा उसको खाएगा नहीं इतना, तो उसको इसका जो फिंगर सैंडविच वगैरह छोटी चीजें थी जिसने उसने खाई और उससे उसको एनर्जेटिक भी रहेगा। तो बी हो गया, फिंगर फूड्स अलाउ क्लाइंट टू ईट रिमेनिंग एक्टिव एंड मीट हाई कैलोरिक डिमांड वगैरह उसकी पूर्ति कर देता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 है, ए डिप्रेस्ड क्लाइंट विस्पर्स टुनाइट एवरीथिंग विल फाइनली बी ओवर। आज की रात जो भी सब कुछ है वो खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो अपन के इनकरेज, इसका जो इनकरेज जनरलाइज मतलब कि उसको, मतलब कि ये इसको करने के लिए क्या, जैसे उसको ऐसा बोलेंगे कि आप इस चीज़ को डायरी में लिख लो, ऐसा लिख लो, इसलिए तो मरीज को अपन ऐसे बोलेंगे जनरलिज, मतलब उसके जर्नलिज्म, जैसे जर्नलिज्म वगैरह जो करते हैं तो जो भी होता है उसको लिखते हैं ऐसा, तो उसको बोलते हैं कि आप इस चीज़ को डायरी में लिखते हो। तो ऐसा अपन को करना नहीं है। अपन को सबसे पहले अगर कोई बोलता है तो इसमें जो आ रहे हैं डिप्रेशन वाले पेशेंट में, उसमें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो अपन उसको सबसे पहले प्रिवेंशन या जो इंटरवेंशन वो रहेगा कि उसके जो सुसाइडल थॉट्स हैं उससे उसको इंजरी करने से पहले प्रिवेंट करना। दूसरा, आस्क डायरेक्टली अबाउट सुसाइडल थॉट्स एंड प्लान। उसको सुसाइडल थॉट्स के बाद में डायरेक्ट पूछना और उसके प्लान पूछना कि क्या प्लान है, आप कैसे सुसाइड करना चाह रहे हो, ये चीज़ें उससे जानना। लीव द क्लाइंट अलोन टू रेस्ट। अलोन छोड़ देंगे तो हो सकता है वो सुसाइड कर ले, तो उसको अलोन नहीं छोड़ना है। नोटिफाई फैमिली इमीडिएटली। फैमिली को इमीडिएटली नोटिफाई करने से बढ़िया उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे अपन, उसको ये पता करेंगे कि किस चीज़ से आप सुसाइड करने वाला हो। वो बोलता है कि हो सकता है मैं इस बेड के यहाँ पे सिर मार दूँ, हो सकता है मैं ये कर लूँ, मैं चाकू से कर लूँ, ऐसे। तो अपन को जो पता चलेगा ताकि उसके लिए अपन पहले से प्रिवेंट कर सकें, तो इसके लिए अपना राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके लिए जो होगा वो होगा बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आंसर बी। डायरेक्ट सुसाइड असिस्मेंट इज हाईएस्ट प्रायोरिटी। मतलब डायरेक्ट सुसाइड असिस्मेंट करना है कि किस चीज़ से वो सुसाइड करना चाह रहा है, तो अपना डायरेक्ट असिस्मेंट वो रहेगा। फिर आगे जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लाइंट टेकिंग लिथियम बिगेंस वोमिटिंग आफ्टर एक्सरसाइजिंग इन हॉट वेदर। तो एक पेशेंट है जो लिथियम लेता है, उसके बाद में हॉट वेदर में एक्सरसाइज करता है तो उसको वोमिटिंग हो जाती है। विच नर्सिंग एक्शन इज बेस्ट। कौन सा नर्सिंग एक्शन है वो इसमें बेस्ट रहेगा, तो अपन पहला ऑप्शन देखते हैं, कंटिन्यू लिथियम नॉर्मली। लिथियम को कंटिन्यू करना अपन को नॉर्मली, ये देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आगे देखते हैं कि होल्ड देम मेडिकेशन एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अपन को नोटिफाई करना है, मेडिसिन को होल्ड करना है, अभी तक का ठीक है। इंक्रीज कैफीन इंटेक। कैफीन इंटेक वगैरह को बढ़ाना नहीं है, उसकी वजह से उसको यूरिन वगैरह ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से हो सकता है उसके सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह उसमें इम्बेलेंस भी हो सकता है। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड, अगर फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट वगैरह कर देंगे, ऐसा कर देंगे तो उसकी वजह से भी
डिहाइड्रेशन हो सकता है कि पेशेंट को लगातार वोमिटिंग हो रही है ऑलरेडी, तो अपन को डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकता है। तो ऑप्शन डी ऐसा है कि अपन को मेडिकेशन को होल्ड करना है, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है, क्योंकि सीवियर वोमिटिंग वगैरह ये चीज़ होना किसमें, लिथियम की टॉक्सिसिटी में भी हो जाता है। तो अपन मान सकते हैं कि हो सकता है उसको, अगर वो लिथियम ले रहा है चल रही उसके, तो हो सकता है उसमें टॉक्सिसिटी भी हो गई। तो इसका आंसर ये देखते हैं, आंसर बी एक्सप्लेनेशन है कि डिहाइड्रेशन इंक्रीज लिथियम लेवल्स रिस्किंग टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो उसको वोमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन होगा, तो अपन वाटर वगैरह वैसे नहीं कर सकते, और लिथियम टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है उसमें, तो इसलिए अपन को मेडिसिन को रोकना है, उसके बाद में हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक साटा का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि विच इंटरवेंशन आर अप्रोप्रिएट फॉर एन एक्यूटली मेनिक क्लाइंट। जो एक्यूटली मेनिक क्लाइंट होता है, इसके लिए निम्न में से कौन सा इंटरवेंशन होता है वो अप्रोप्रिएट होगा। सेट फर्म लिमिट्स, अपन उसके लिए अपन एकदम नॉर्मल फर्म लिमिट्स वगैरह बना दी कि देखो आपको इतनी बजे तक बातचीत करो, दूसरे पेशेंट से ये करो, इसके बाद आपको सो जाना है, पूरी रात घूमना नहीं है, इन्हें करना। अपन को उसको फर्मली दी कि आपको इतना इतना ऐसी चीज़ें करनी है, तो उसको एक लिमिट्स दे दी कि आपको इस लिमिट्स के हिसाब से ऐसे वर्क करना है। दूसरा, यूज लेंथी एक्सप्लेनेशन। अगर यूज लेंथी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो शायद ये अच्छा इंटरवेंशन नहीं होगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लेंथी एक्सप्लेनेशन देंगे उसके, तो उसकी वजह से क्या जो मेनिया का पेशेंट रहता है वो इतनी लंबी बातें सुनना एक जगह वो अच्छा नहीं लगता उसको, तो वो इसको इतनी चीज़ें सुनेगा नहीं, वो नहीं करेगा। तो ये चीज़ एक अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन नहीं होगा। मेंटेन ए लो स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट, एक लो स्टिमुलेशन वाला एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा ताकि उसके अंदर स्टिमुलेशन नहीं हो, तो वो इसको इम्पल्सिव वगैरह नहीं हो। ऑफर फ्रिक्वेंट हाई कैलोरी स्नैक्स वगैरह उसको देंगे, क्योंकि उसको एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ताकि उसकी जो हाई कैलोरी डिमांड है वो कंप्लीट की जा सके। इंकरेज कम्पिटिटिव गेम्स के लिए इंकरेज नहीं करेंगे उसको कभी भी, क्योंकि जो मेनिया का पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपल्सिव हो जाता है, हो सकता है वो एग्रीगेटेड होकर किसी दूसरे पेशेंट पे या किसी के साथ गेम खेल रहा है उसके ऊपर हमला भी कर दे, गुस्सा कर ले, तो इसलिए उसको ये अवॉइड नहीं करना। तो अपन को ऑप्शन सेलेक्ट होते हैं ए, बी नहीं होता है, ए, सी और डी, 3 ऑप्शन अपन ने सिलेक्ट किया। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई में अपन ने किसमें से 3 ऑप्शन मतलब कि सिलेक्ट किए हैं, ए, सी और डी। ए सी डी अपना आंसर हो गया। काम, कंसिस्टेंट केयर एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट होना चाहिए, ये चीज़ें अपन को करना। लॉन्ग डिस्कशन होंगे, और कम्पिटिटिव एक्टिव इंक्रीज स्टिमुलेशन को बढ़ा देती है, बहुत ज़्यादा देर तक सुनाने तक वो चिढ़ जाता है उस चीज़ से, तो इसलिए नहीं खाता। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक क्लाइंट विथ बाइपोलर डिप्रेशन, एक क्लाइंट है जो बाइपोलर डिप्रेशन के साथ में है, सडनली बिगेंस स्माइलिंग गिविंग अवे पर्सनल बिलोंगिंग्स, मतलब कि हंसने लग जाता है, मतलब कि एक बाइपोलर डिप्रेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइपर डिप्रेस्ड पर्सन रहता है, वो अचानक से स्माइल करने लग गया, एक दूसरे को अपनी पर्सनल चीज़ें देने लग गया दूसरों को। एंड थिंकिंग स्टॉप आफ्टर सेवरल डेज ऑफ सीवियर होपलेसनेस, मतलब कि उसको बहुत लंबे टाइम से होपलेसनेस हो रही थी, उसके बावजूद भी उसने अचानक से स्माइल की, अपनी चीज़ें दूसरों को दी, और जो भी स्टाफ वगैरह था उसको थैंक यू कहने लग गया। शुड द नर्स सस्पेक्ट, मतलब कि व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट, मतलब कि नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी उसमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसमें कि फुल की रिकवरी नहीं है, कि अगर जो पर्सन इतने लंबे सेवरल डेज से मतलब कि सीवियर होपलेसनेस में है बहुत लंबे टाइम से, और अचानक से वो ऐसा कर रहा है, तो इसकी फुल रिकवरी को नहीं दबाता कि अचानक इमीडिएटली ऐसा होता है कि शाम को ऐसा था और सुबह अचानक से ऐसा करने लग गया। अगर रिकवरी बहुत स्लोली रहती है तो अपन मान सकते हैं कि बेटर है, बट ये फुल रिकवरी नहीं मान सकते। मेडिकेशन इफेक्टिवनेस ओनली, मेडिकेशन इफेक्टिवनेस भी होगी तो बिल्कुल स्लोली होगी, इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होगी। इंक्रीज सुसाइड रिस्क हो सकता है इसमें। हाइपोमेनिया मतलब उसको मेनिया का कम हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए अगर कोई पेशेंट इतने होपलेसनेस वाली चीज़ से अगर यहाँ तक आता है तो मतलब ये हो गया कि उस सर में सुसाइडल थॉट्स वगैरह आने लग गए हैं, इसलिए अपन को इसको मरीज है जो सुसाइड करने का सोच सकता है, इसलिए अपन को इसमें सबसे प्रायोरिटी इंस्पिरेशन ये रहेगा, रीजन ये रहेगा कि हो सकता है वो सुसाइड भी कर ले। फिर इसका जो आंसर है सी, और सडन इंप्रूवमेंट आफ्टर सीवियर डिप्रेशन में इंडिकेट द क्लाइंट से डिसाइड टू अटेम्प्ट सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर लिया उसने, उसके सिम्टम से पता चला अगर दूसरों को वो अपना सामान वगैरह दे रहा है तो मतलब वो सुसाइड की तरफ जा सकता है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट बाय ए मेनिक क्लाइंट रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन, कौन सा एक मतलब कि जो भी इंटरवेंशन है मतलब कि क्लाइंट के द्वारा जो स्टेटमेंट देता है उसका इमीडिएट इंटरवेंशन करना चाहिए अपन को।
आई विल बाई ए न्यू कार टुमारो। अगर हो सकता है, बोल सकता है वो जो मतलब कि मैनिक का पेशेंट बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है तो बोल सकता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन अपन को इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। आई कैन जंप फ्रॉम द रूफ बिकॉज आई कैन फ्लाई। मैं रूफ से जंप कर सकता हूँ क्योंकि मैं उड़ सकता हूँ। अगर वो ऐसा बोलता है कि मैं करता हूँ क्योंकि मैं उड़ सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद में इसने बोला कि आई एम स्मार्टर देन एवरीवन। मैं सब मतलब कि जो भी लोग हैं उनसे सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। ठीक है, आई विल बिकम ए मिलीनियर। मैं एक अमीर बनने वाला हूँ। तो अगर वो बोलता है कि आई कैन जंप फ्रॉम द रूफ बिकॉज आई कैन फ्लाई, मैं रूफ से जंप कर सकता हूँ क्योंकि मैं उड़ सकता हूँ, तो हो सकता है इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स है कि वो अगर ये किसी को साबित करने के लिए या किसी को बताने के लिए वहाँ से छलांग लगा सकता है। तो अपन को इस जो भी इंटरवेंशन इसको इमीडिएट इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर देखते हैं बी, इमीडिएट डेंजर ऑफ सेल्फ रिक्वायर अर्जेंट इंटरवेंशन। तो ये इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10, एक क्लाइंट विथ मेनिया बिकम्स increasingly loud and argumentative आफ्टर विजिटर्स अराइव व्हाट शुड बी नर्स डू। मतलब कि एक मरीज है जो मेनिया वाला मरीज है, वो उसके मिलने वाले लोग आ रहे हैं, उनके बाद में बहुत तेज आवाज में बोलने लगा और उनसे जो मतलब कि जैसे मान लो सपोज करो कि आर्ग्यूमेंट वगैरह करने लग गया, तो नर्स उसमें क्या करेगी? इंकरेज मोर विजिटर बनाने, जो इनसे आ रहा है उसी से वो हो रहा है, तो अपन को और विजिटर को आने से मना करना है। एस्कॉर्ट द क्लाइंट टू ए क्वाइट रूम मतलब कि एक जो सेपरेट जगह है उसको ले जाके एक बार बिठाना है ताकि उसमें करना। ठीक है, इससे आगे ऑप्शन देते हैं कन्फ्रंट द बिहेवियर पब्लिकली, मतलब कि उसको बोलना है कि आप जो इतने सारे लोग बैठे उनमें ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो और ऐसे कैसे बोल सकते हो और सबका ध्यान रखो, सबके मिलने वाले हैं, अपन को ऐसा नहीं बोलना है। इनको इग्नोर द बिहेवियर को इग्नोर नहीं करना है। अब ऑप्शन बी है, उसमें रखा है कि उसको अगर उसको आइसोलेट करके या दूसरे रूम में लेके जाएंगे जहाँ क्वाइट एनवायरनमेंट है, तो उसमें जो स्टिमुलाई है वो कम होगा, तो उसकी वजह से उसका बिहेवियर काम होगा और वो धीरे धीरे थोड़ा नॉर्मल फील करेगा ऐसा। तो उसको अपन को एक एस्कॉर्ट द क्लाइंट टू एक क्वाइट रूम में अपन को इसको एस्कॉर्ट करना होगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर है बी, एक्सेसिव स्टिमुलेशन वर्सन मैनिक सिम्टम्स। जो मैनिक सिम्टम होता है उसको वर्सन कर सकता है, तो इसलिए अपन को उसको अलग रूम में लेके जाना। फिर क्वेश्चन नंबर 11 साटा वाला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। इसमें लिखा है कि क्वेश्चन है जो ये है कि विच टीचिंग पॉइंट शुड बी इंक्लूड फॉर ए क्लाइंट टेकिंग लिथियम जो क्लाइंट ले रहा है उसके लिए निम्न में से कौन सा पॉइंट है अपन को जो उसको अपन को इंक्लूड करना चाहिए जब उसको अपन टीचिंग कर रहे हैं लिथियम के बारे में, लिथियम थेरेपी के बारे में, तो उसको वो करना चाहिए। तो क्वेश्चन में ऑप्शन फर्स्ट ए है मेंटेन कंसिस्टेंट सोडियम इंटेक को कंसिस्टेंटली उसको मेंटेन करना है। ठीक है, अपन ये बोलेंगे क्योंकि उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम वगैरह है, इनकी क्या डिक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। तो उसको बोलना है कि आपको सोडियम वगैरह ये प्रॉपरली लेना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का मॉनिटर करना है। तो इसलिए उसको बोलना है कि आपको नमक वगैरह सोडियम वगैरह प्रॉपर लेना है। ड्रिंक 2 to 3 लीटर ऑफ फ्लूइड डेली अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है आपको मना, मतलब कि ऐसा होता है कि कई बार कह रहता है कि कोई पेशेंट रहता है उसके हो सकता है कि हार्ट का हो या थोड़ा बहुत ऐसा कुछ रहता हो या फ्लूइड ओवरलोड होने की दिक्कत हो सकती है, तो उसको मना कर रखा हो। इसलिए अपन उसको बोल सकते हैं अगर मना नहीं है तो आप 2 से 3 लीटर पानी ले सकते हैं। जितना पानी पिएगा उसकी वजह से लिथियम टॉक्सिसिटी होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि लिथियम डिहाइड्रेशन रहेगा, फ्लूइड की इंटेक कम रहेगा, तो उसकी वजह से हो सकता है उसको लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाए। फिर स्टॉप लिथियम वंस सिम्टम इंप्रूव हो गए तो लिथियम को बंद कर देना, ये तो गलत बात है, तो ये अपन उसको टीचिंग में नहीं बताएंगे। हैव रेगुलर सीरम लिथियम मॉनिटरिंग, हमेशा है जो सीरम लिथियम की मॉनिटरिंग रखनी है, तो ये भी सही बात है। अगर उसको रखनी है कि एक इंटरवल में वो चेक करवाता रहे। फिर रिपोर्ट वोमिटिंग और सीवियर डायरिया प्रॉम्प्टली, मतलब अगर कोई इसको वोमिटिंग हुई, सीवियर डायरिया वगैरह हुआ, ये हुआ, तो उसको रिपोर्ट करना, बताना कि ये होते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी के साइन होते हैं। अगर लिथियम टॉक्सिसिटी होगी तो उसकी वजह से होगी, तो ये भी सही है। तो अपने पास ऑप्शन सेलेक्ट हो क्या, ए बी डी और ई, ये 4 ऑप्शन सेलेक्ट हो क्या है। तो अपन इसका आंसर देखते हैं, ऐसा ए बी डी ई, वो इस 4 ऑप्शन सेलेक्ट हुए। एक्सप्लेनेशन क्या है कि कंसिस्टेंट सोडियम हाइड्रेशन और ब्लड मॉनिटरिंग जरूरी है। अर्ली रिपोर्टिंग ऑफ डिहाइड्रेशन हेल्प
प्रिवेंट टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट, तो ये सारी चीजें जिनकी वजह से अपन लिथियम की टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि विच नर्सिंग डायग्नोसिस हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर एन एक्यूटली मेनिंग क्लाइंट, जो मेनिंग क्लाइंट एक्यूट मेनिंग क्लाइंट होता है उसके लिए कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा। डिस्टर्ब बॉडी इमेज गलत चीज है कि डिस्टर्ब बॉडी इमेज उसमें नहीं होता है, ठीक है। रिस्क फॉर इंजरी, हाँ अपन जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो उसमें रख सकते हैं मेनिया वाले पेशेंट में रिस्क फॉर इंजरी की, वो दूसरों को भी हार्म कर सकता है और खुद को भी हार्म कर सकता है, तो रिस्क फॉर इंजरी भी हो सकता है। सोशल आइसोलेशन हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी पे अपन सोशल आइसोलेशन को नहीं रख सकते कि कुछ टाइम बाद में जो कोई साइकोथेरेपी दी उसको या उसको जो ईसीटी वगैरह दी उसके बाद में हो सकता है कि वो सोशली एक्टिव होने लग जाए कुछ टाइम बाद में, तो उसको इमीडिएट हाईएस्ट प्रायोरिटी की जरूरत नहीं है। क्रोनिक लो सेल्फ एस्टीम, मतलब कि बहुत लंबे टाइम से खुद के लिए वो एक जजमेंट वगैरह नहीं है, तो उसको इसको जो अपन को क्रोनिक लो सिस्टम है तो इसके लिए जरूरत नहीं है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम सोल्व होगी, डिप्रेशन वगैरह मेनिया वगैरह ठीक होगा, उसके बाद में वो नॉर्मली बिहेव करने लग जाएगा ऐसा। तो इसमें जो रिस्क फॉर इंजरी है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देते हैं बी, सेफ्टी ऑलवेज टेक प्रायोरिटी, सेफ्टी प्रायोरिटी को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है। फिर आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए डिप्रेस्ड क्लाइंट रिफ्यूजेज मील्स स्टेटिंग, क्या स्टेटमेंट देता है, आई डोंट डिजर्व फूड, व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स। नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा कि वो कहता है कि मैं भोजन खाना खाने के लायक ही नहीं हूं, ऐसा कहता है वो। तो अपन देखेंगे तो ऑप्शन ए है दैट्स नॉट ट्रू, अपन को ऐसा बोलना है कि दैट्स नॉट ट्रू, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अपन को ये बोलना है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन, टेल मी मोर अबाउट वाई यू फील दैट वे, मतलब मुझे और बताओ कि इस बारे में आप और क्या फील कर रहे हो ऐसा, ठीक ऑप्शन है। क्योंकि उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन करा, उसके मन की बात, अगर अपनी वो मन की बातें बताएगा, मतलब अपने मन के अंदर की जो भी फीलिंग्स वगैरह शेयर करेगा, तो उसे पता चलेगा कि हो सकता है वो सुसाइडल थॉट्स वगैरह है कि नहीं है, या वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, वो अपन को पता चलेगा। तो मतलब फिर आगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है इग्नोर द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को इग्नोर करना तो ये गलत हो जाएगा। फिर फोर्स द क्लाइंट टू इट, फोर्स करना है तो वो वैसे भी नहीं खाएगा, फोर्स करेंगे अपन तो जबरदस्ती हो सकता है कि स्प्रेड वगैरह भी कर ले, तो फोर्स नहीं करना है, ना उसको जबरदस्ती खिलाना है। दैट्स नॉट ट्रू, मतलब ऐसा नहीं करना कि ये सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आप ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको ऐसा नहीं बोलना। उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है जिसकी वजह से वो अपनी जो होता है उसका नर्स के साथ में एक थेरापेटिक जो कम्युनिकेशन है वो बनेगा, उसकी वजह से वो बेटर फील करेगा ऐसा, ठीक है। इसका आंसर भी, थेरापेटिक कम्युनिकेशन इंकरेज एक्सप्रेशन फीलिंग विदाउट आर्ग्यूइंग, कोई भी आर्ग्यू वगैरह किए बिना अपन को बोलेंगे तो वो आर्ग्यू किए बिना अपन को फीलिंग्स वगैरह शेयर करेगा। फिर आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक क्लाइंट रिसीविंग लिथियम हैज ए सीरम लिथियम लेवल 1.5 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर विच एक्शन इज एप्रोप्रिएट, मतलब कि अपन एक क्लाइंट है उसके लिथियम थेरेपी चल रही है, अपन ने देखा कि उसका लिथियम का लेवल है, सीरम लिथियम लेवल है वो 1.9 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो उसमें नर्स क्या करेगी, उसको बोलेगी कि जैसे अगली उसको डोज दे देगी, नहीं गलत बात है, ये नहीं देनी अपन को। फिर होल्ड द मेडिकेशन एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है, ठीक है सही मानते हैं, लेकिन आगे अपन और ऑप्शन देखते हैं। अभी ये बेटर है, ठीक है, अगर उसको मेडिसिन को स्टॉप कर दिया और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बता दिया। इनकरेज विगोरियस एक्सरसाइज, उसको बोलना है कि आपको इसको बहुत ज़्यादा मेहनत वाली ऐसी एक्सरसाइज करो, ऐसा करो जिसकी वजह से आपका हो सकता है कि लिथियम लेवल कम हो जाएगा, तो ये भी नहीं बोलना, इसकी वजह से उसको ज़्यादा पसीना स्वेटिंग वगैरह होगी, स्वेटिंग वगैरह होने की वजह से थोड़ा डिहाइड्रेशन होगा, फ्लूइड की मात्रा कम होगी, अगर फ्लूइड मात्रा कम हुई, डिहाइड्रेशन हुआ, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन हुआ, थोड़ा बहुत फ्लूइड कम गया, तो उसकी वजह से लिथियम टॉक्सिसिटी और बढ़ सकती है, जो और ज़्यादा सीवियर हो सकती है। इंक्रीज सोडियम रेस्ट्रिक्शन, सोडियम रेस्ट्रिक्शन को बढ़ाएंगे तो फिर इसके बाद तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इनमें से ये ऑप्शन है जो भी लिथियम टॉक्सिसिटी को बढ़ा रहा है, ये वाला भी लिथियम टॉक्सिसिटी को बढ़ा रहा है, ये भी लिथियम टॉक्सिसिटी को बढ़ा रहा है, फर्स्ट वाला। बी ऑप्शन है उसमें कि उसको होल्ड द मेडिकेशन एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अपन को नोटिफाई करना है और मेडिसिन को स्टॉप कर देना है, ठीक है। इसका आंसर ये देखते हैं बी, ए लेवल ऑफ 1.9 मोल इक्विवेलेंट इज अबव द थेरापेटिक रेंज से अबव है तो उसको टॉक्सिसिटी के रिस्क हो सकते हैं। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, विच मेडिकेशन कॉमनली कोज सिग्निफिकेंट वेट गेन इन क्लाइंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर वाले में मतलब कि वेट गेन को बढ़ा देती है, तो इसमें होता है कि जोलापिडेम वगैरह, लोराजेपाम वगैरह, कोई नहीं, क्लोंजापाइन है वगैरह है, वो इसमें जो वेट गेन को बढ़ा देती है, तो पर्सन होता है उसके अंदर वेट गेन को बढ़ा देती है, वो क्लोनाजेपाइन बढ़ा देती है, ठीक है।
इसके बाद में आगे क्लोनजेपाइन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड वेट गेन। जो भी क्लोनजेपाइन वो उसके एक उसी से है जिसमें क्या था मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह करती है, जिससे वेट गेन होने लग जाता है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 16 जो ही साटा वाला क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं अपन की क्वेश्चन विच फाइंडिंग्स इंडिकेट मेनिया। निम्न में से कौन सी फाइंडिंग्स है जो इंडिकेट कर रही है मेनिया को। एक तो है जो प्रेशर्ड स्पीच है, प्रेशर्ड स्पीच है तो हो सकता है, तो ये अपन बोल सकते हैं प्रेशर्ड स्पीच बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा ऐसा करता है, तो उसको प्रेशर्ड स्पीच को अपन मानते हैं कि बार बार तेज वो लगा था, जोर जोर से बोल रहा, तो वो प्रेशर स्पीच उसमें होता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज होता है, यहाँ का सोचते सोचते कहीं और की बातें बोलने लग गया, ये सुनने लग गया, ऐसा कहते हैं, तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर आज गया कि ग्रैंडियोसिटी उसमें होती है। ग्रैंडियोसिटी मतलब मैं मान हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरा तो दूसरा जन्म हुआ है, ऐसा ऐसा वो बोलते हैं। साइकोमोटर रिटार्डेशन, साइकोमोटर रिटार्डेशन हो गया कि उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज कम हो जाती है, जबकि मेनिया वाले पेशेंट में साइकोमोटर की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर यही यहाँ पे डिप्रेशन बोलता तो अपन बोलते कि ये ऑप्शन सही है। सिलेक्ट दो अवेलेबल में अगर मेनिया, यहाँ पे मेनिया लिखा है, यहाँ पे डिप्रेशन होता तो अपन इस ऑप्शन को ही सिलेक्ट करते, बाकी किसी को नहीं करते कि डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, मतलब कि सोने की आवश्यकता कम हो गई कि मेरे को तो सोने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास इतना काम रहता है, मैं कहाँ सोऊं, ऐसा ऐसा, तो ये हो गया। तो इसके अंदर ये सारे मेनिया के सिम्टम है। एक ये है, वो इसमें साइकोमोटर रिटार्डेशन नहीं आता। पीएमए जो साइकोमोटर एक्टिविटीज है उसकी पीएमए उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, साइकोमोटर एक्टिविटीज बढ़ जाती है। तो उसमें जो ऑप्शन सिलेक्ट हुए हैं वो है ए, बी, सी और ई, ये 4 ऑप्शन इसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो इसका देखते हैं आंसर आगे। क्वेश्चन नंबर 6 ए बी सी ई साइकोमोटर रिटार्डेशन इज एसोसिएटेड विद डिप्रेशन नॉट मेनिया, मेनिया के साथ में एसोसिएट नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि ए नर्स टेल ए मेनिक क्लाइंट, ठीक है, प्लीज वॉक विथ मी इन द हॉलवे इंस्टेड ऑफ एंटरिंग अदर पेशेंट रूम, ठीक है। तो दिस इंटरवेंशन डेमोस्ट्रेटेड, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक नर्स है, वो एक जो भी मेनिया का पेशेंट है उसको कहता है कि आप दूसरे लोगों के रूम में जाने के बजाय मेरे साथ में हॉल में चलो, वहां जाके अपन बात करते हैं, ऐसा करते हैं। उसको ऐसा बोलते हैं कि वो हर किसी के रूम में घुस रहा है ऐसा। तो इनमें में से कौन सा मतलब कि क्या मतलब कि इंटरवेंशन है, ये क्या डेमोस्ट्रेट कर रहा है, मतलब कि क्या नर्स ने किस लिए उसको बोला होगा, इसलिए कि रियलिटी ओरिएंटेशन, उसको रियलिटी का ओरिएंटेशन वगैरह देने के लिए, रियलिटी का ओरिएंटेशन देने के लिए, ऐसा है कि उसको अगर वो ओरिएंटेड नहीं है तो अपन उसको देते हैं, लेकिन जबकि वो एक दूसरे के रूम में जा रहा है, उसको पता दूसरे रूम में जा रहा है, तो ओरिएंटेड है, बट इसमें ये शामिल नहीं है। दूसरा कि लिमिट सेटिंग विथ रीडायरेक्शन, इसकी लिमिट्स कम कर रही है। अगर वो एक दूसरे के रूम में जाए, हो सकता है दूसरा महीने का पेशेंट भी इंपल्सिव हो, वो भी इंपल्सिव हो जाए, दोनों में एक झगड़ा हो जाए, मारपीट भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो अपन उसको लिमिट रीसेटिंग कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि आपको दूसरे के रूमों में नहीं जाना, आप केवल हॉल में चलो मेरे साथ, वहां हॉल में रहो आप, ऐसा। तो उसको इसका बोल रहा है डी डायरेक्शन, मतलब उसको हॉल में ले गया तो एक नई डायरेक्शन दे दी, उसको नया वो दे दिया। तो वहां पे अगर काम है कम है तो स्टिमुलाई कम है, तो वो हो सकता है कि शांत रहे, आराम से बैठे, ऐसा। फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो ऐसा है कि अगर आप किसी के रूम में नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, तो आपको इसको एक्स्ट्रा खाना मिलेगा, आपको ये चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी, आपको ये चीज़ मिलेगी, वो तो ये है ही नहीं इसमें। फिर आ जैसा है कि कॉन्फ्रंटेशन भी नहीं है, क्योंकि उसको कॉन्फ्रंट करना तो मतलब उसको बार बार उससे वो चीज़ को क्लियर करवाना कि ये तुम दूसरों के रूम में क्यों जा रहे हो, तुम्हें जाने से क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वो वाली चीज़ नहीं है इसमें। तो इसमें आ गया कि उसकी जो लिमिट्स है उनको अपन सेट कर रहे हैं, तो उसकी जो लिमिट्स है उनको सेट कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी वजह से उसको रिडायरेक्शन दिया जाता है, मतलब कि उसको जो भी चीज़ें कर रहा है उसकी मना करके उसको दूसरी रिडायरेक्शन देते हैं, जिसके अंदर उसके में जो इम्पल्स वगैरह है, जो स्टिमुलाई है, उसको कम किया जा सके। फिर आगे आते हैं कि इधर रिडायरेक्शन एंड कंसिस्टेंट लिमिट सेटिंग हेल्प मैनेज मैनिक बिहेवियर सेफली, मतलब कि वो रिडायरेक्शन और अपन ने कंसिस्टेंट लिमिट सेटिंग कर दी तो उसकी वजह से। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, विच लेबोरेटरी वैल्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म लिथियम थेरेपी। लिथियम थेरेपी को मॉनिटर करने के लिए कौन सी मतलब कि जो भी है लेबोरेटरी वैल्यू चेक करनी चाहिए। हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन ओनली नहीं देखना चाहिए। थायराइड एंड किडनी फंक्शन को तक ठीक है, आगे देखते हैं। प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट्स का लिथियम पे कोई प्रभाव नहीं आता है, ब्लड शुगर पे भी कोई प्रभाव नहीं आता है। थायराइड वगैरह जो लिथियम होता है वो थायराइड और टीएसएच और किडनी फंक्शन टेस्ट को भी इफेक्ट करता है, उसकी वजह से उसमें तो लिथियम टॉक्सिसिटी, सोडियम पोटेशियम अगर कम हुआ, सोडियम वगैरह कम हुआ, तो उसकी वजह से हो सकता है उसमें लिथियम टॉक्सिसिटी भी हो जाए। तो इसलिए उसके थायराइड और किडनी फंक्शन टेस्ट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना जरूरी है, क्योंकि लिथियम अफेक्ट करता है थायराइड और रीनल फंक्शन टेस्ट को। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि क्वेश्चन ए नर्स रिसीव
4 क्लाइंट्स, मतलब कि एक नर्स ने 4 क्लाइंट रिसीव किए, विच क्लाइंट शुड बी असिस्ट फर्स्ट, मतलब कि जो 4 क्लाइंट उसने असिस्ट किए उनमें से कौन सा क्लाइंट वो पहले असिस्ट करेगी। स्टेबल क्लाइंट एवेटिंग डिस्चार्ज के लिए वेट कर रहा है, तो उसको पहले अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि अगर 4 क्लाइंट उसके पास में आ रहा है, मतलब कि 4 क्लाइंट है, उसके बाद तो डिस्चार्ज वाला पेशेंट है, तो डिस्चार्ज वाला पेशेंट हो सकता है अगर वो डिस्चार्ज पे आ गया है और स्टेबल पेशेंट है तो वो वेट भी कर सकता है, वो चीज़ को समझेगा कि दूसरा मरीज आया तो उसको देखना जरूरी, तो उसको पहले असिस्ट करना जरूरी नहीं है। फिर एक क्लाइंट टेकिंग लिथियम विथ वोमिटिंग एंड कोर्स ट्रेमर, मतलब कि उसको कोर्स ट्रेमर वगैरह हो रहे हैं और उसको वोमिटिंग वगैरह हो, तो हो सकता है उसमें लिथियम टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई हो, लिथियम टॉक्सिसिटी हो, इसकी वजह से वो ऐसा कर रहा हो। तो अपन आगे ऑप्शन और देखते हैं, ये बेटर ऑप्शन है अभी, लेकिन आगे इससे बेस्ट ऑप्शन मिल जाए तो अपन वो चूज करेंगे। क्लाइंट रिक्वेस्टिंग स्लीप मेडिकेशन, कोई क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे तो नींद की गोली दे दो ना सिस्टर, सर मुझे नींद की गोली दे दो, ऐसा सब बोल रहा है, तो उससे तो बेटर अपने पास में ये वाला है कि लिथियम टॉक्सिसिटी वाला है, तो उसको अपन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। फिर क्लाइंट अटेंडिंग ग्रुप थेरेपी, जो क्लाइंट ग्रुप थेरेपी अटेंडिंग कर रहा है उसको मतलब कि जो एक क्लाइंट है ग्रुप थेरेपी अटेंडिंग कर रहा है तो मतलब वो एक बेटर कंडीशन में है, ठीक है। वो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद में वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो वो यहाँ तक आ रहा है तो मतलब इसको नहीं, तो अपन को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहा है, क्लाइंट लिथियम वाला है और उसको हो रहा था लिथियम टॉक्सिसिटी हो गया, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपन को इसको ही रखना है। फिर आगे की वोमिटिंग एंड कोर्स ट्रेमर सजेस्ट लिथियम टॉक्सिसिटी विच कैन रैपिडली बिकम द लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है वो, अगर उसको टाइम पे अपने वो नहीं किया तो। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 20, प्रायोरिटी बेस पे अपन को चेक करना है कि कौन सा प्रायोरिटी बेस छांटना है इसको क्वेश्चन को। इसमें लिखा है कि एक क्लाइंट विथ बाइपोलर डिप्रेशन है, उसको एक क्लाइंट है उसको, और वो कहता है कि आई बोट एक गन यस्टरडे, आई मतलब कि एक गन खरीदी है उसने कल ही गन खरीदी है। व्हाट इज द नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी, नर्स प्रायोरिटी रेस्पॉन्स क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या चीज में रेस्पॉन्स क्या रहेगा उसका। पहला ऑप्शन है व्हाई डिड यू बाई इट, तुमने इसको क्यों खरीदी, मतलब अपन को उसको पूछना कि आपने बंदे क्यों खरीदी ऐसा। दूसरा बोलना अपन को, ये तो उसको अपन को डायरेक्ट मतलब कि क्यों खरीदी क्या नहीं खरीदी, इससे बेस्ट अपन को बेस्ट मतलब प्रायोरिटी बेस्ट देखना है कि सबसे प्रायोरिटी वाला क्या होना चाहिए, तो ये इतना प्रायोरिटी वाला नहीं लग रहा। आगे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी है आर यू थिंकिंग अबाउट हर्टिंग योर सेल्फ और समवन एल्स, कि तुम किसी को खुद को और किसी दूसरे को हर्ट करने के बारे में सोच रहे हो ऐसा, तो उसको बोलना तो ये बेटर आंसर है कि अपन उसने ओपन एंडली पूछा उससे कि खुद को या किसी और को किसके हर्ट करने की सोच रहे हो बताओ आप ऐसा, तो वो कुछ ना कुछ क्लू देगा, वो उसके अंदर है जो एक बताएगा कि मैं खुद से परेशान हूँ या मेरे घर वालों से परेशान हूँ या मैं खुद है जो होपलेसनेस हूँ या मैं किसी काम का ही नहीं रहा ऐसा ऐसा, तो वो चीज़ ऐसा बोलेगा। फिर आता है कि लेट्स डिस्कस योर हॉबीज, मतलब उसको अपन बोलेंगे तुम्हारी हॉबीज बताओ ऐसा ऐसा, तो अपन तो उस टॉपिक से हट के जा रहे हैं कि हो सकता है वो सुसाइडियल थॉट्स वगैरह भी सोच रहा हो ऐसा सोच रहा हो, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर आ गया कि डॉक्यूमेंट एंड रीअसेस लेटर, मतलब कि इसको डॉक्यूमेंट नहीं करना, अगर उसने बोला कि मैंने खरीदी है तो अपन को उस चीज पे ध्यान देना है, उसके बारे में ओपन एंडेड क्वेश्चन करने और उससे पूछना है, तो इसलिए अपना जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आर यू थिंकिंग अबाउट हर्टिंग योर सेल्फ और समवन एल्स, उसको किसी को हर्ट करने की या खुद को हर्ट करने के बारे में सोच रहे हो, ये उससे पूछेंगे इसकी वजह। तो इसका आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन, ये आ गया बी एक्सप्लेनेशन असेसिंग सुसाइडल और होमिसाइडल इंटेंट द इमीडिएट प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चनिंग डज नॉट इंक्रीज द, मतलब कि इसको डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह करना उसको हो सकता है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह करने से अपन को आंसर भी नहीं भी बताए। तो दोस्तों ये थे बाइपोलर मेनिया और डिप्रेशन के क्वेश्चंस, जो 20 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ थी, जो एक हाई हील्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो नोट सेट 11 के लिए और आरआरबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको हमारे जो भी टेलीग्राम चैनल है JSK माइंड नर्सिंग क्लासेज, उसके ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।